हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 62 पढ़ेंगे, जो कि आपके सिविक्स के चैप्टर सत्ता की साझेदारी में से आई है। उस चैप्टर की रिवीजन है ये। तो पहला इसमें जो 10 क्वेश्चन आए हैं इसमें, और एक आपके स्रोत आधारित प्रश्न है जो आपके फाइनल पे एग्ज़ाम में भी आएगा कि आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसमें से आपने क्वेश्चन आंसर बनाकर लिखने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है? आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या ये भी कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है या आवश्यक क्यों है, वांछनीय क्यों है। इसका सबका आंसर एक ही है। हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है? आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूपों के उदाहरण हैं। तो इसमें है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, जहाँ वही हो गया वांछनीय होना, और जहाँ आवश्यकता का मतलब सेम है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में भी मदद मिलती है। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। आपने पढ़ा है सत्ता की साझेदारी वाली चैप्टर में कि जिन लोगों की जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा होती है, जिस समुदाय या जाति की, वो उन जाति या समुदाय या धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं जिनकी संख्या कम होती है या अल्पसंख्यक होते हैं। तो किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है, बल्कि स्वयं बहुसंख्यक लोगों को भी तबाह करता है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। एक समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगर सत्ता की साझेदारी होती है तो विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव की कम संभावना हो जाती है, कम करने में मदद मिलती है। समाज में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में भी मदद मिलती है सत्ता की साझेदारी करने से। और किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का जो आतंक है वो केवल अल्पसंख्यक को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, जब बहुसंख्यक को स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी करने से बहुसंख्यक के आतंक से भी बचा जा सकता है। लोगों की आवाज़ ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। लोगों की आवाज़ ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनकी नींव या आधार क्या होता है? लोगों की आवाज़। इसलिए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अब हमने इसके अलग अलग सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी के रूप कौन से हैं? शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, आप पढ़ चुके हो चैप्टर में। इसको क्षैतिज बंटवारा भी कहते हैं। हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं, उनके बीच में जो बंटवारा होता है शक्तियों का, उसको विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा या क्षैतिज बंटवारा भी कहते हैं। लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। सरकार के जो 3 अंग होते हैं उनमें सत्ता का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उनको लागू करती है, और न्यायपालिका जो विधायिका के बने कानूनों के अनुसार न्याय करती है, के बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इस प्रकार के बंटवारे में सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जब सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है, तो उस समय क्या होता है, ये तीनों अंग सरकार के जो होते हैं, तीनों अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वह एक
ही स्तर पर रह के शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस बंटवारे को क्षैतिज बंटवारा भी कहते हैं। विभिन्न स्तरों का पर सत्ता का बंटवारा, विभिन्न सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा और विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। भारत जैसे विशाल देश में सरकार चलाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। भारत बहुत विशाल देश है जिसमें एक ही सरकार पूरे देश को नहीं चला सकती, इसलिए हमारे देश के अंदर एक से ज़्यादा सरकारें बनाई गई हैं, तो और उनके बीच में सत्ता का बंटवारा किया गया है। भारत में उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण, जब अलग अलग स्तर की सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है तो उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, गलती से मेरे लिखा गया स्थानीय सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। भारत में राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। स्थानीय सरकार जो होती, केंद्रीय सरकार होती है वो पूरे देश को चलाती है, पूरे देश के कल्याण की जिम्मेवारी होती है उसके ऊपर। भारत में 3 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। तो अन्य तीनों स्तर की सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। केंद्र सरकार पर पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की जिम्मेवारी होती है। राज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। और जो पंचायतें होती हैं, हमारी नगर पालिका और पंचायतें होती हैं, उनको भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ शक्तियाँ लेकर दी गई हैं। इस बंटवारे को ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहा जाता है। विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच में जो सत्ता का बंटवारा किया जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में, उसको ऊर्ध्वाधर बंटवारा भी कहा जाता है। सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा 3 तरीके का बंटवारा होता है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा, न्यायपालिका, विधायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है, जिसको क्षैतिज बंटवारा भी कहते हैं। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, यानी कि हमारे देश के अंदर 3 प्रकार की सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इनके बीच में जो सत्ता का बंटवारा किया जाता है उसको ऊर्ध्वाधर बंटवारा भी कहते हैं। इतना भी लिख सकते हो आप। सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा, भारत विविधताओं से भरा देश है जहाँ अनेक सामाजिक, भाषाई और जातीय समूह हैं। इन विभिन्न समूहों के बीच में भी सत्ता का बंटवारा होता है। समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है ताकि सरकारी तंत्र में उनका सही प्रतिनिधित्व हो सके। उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय, अन्य पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त है। इस तरीके से इन जो लोग अल्पसंख्यक होते हैं, पिछड़ी जातियों के होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के होते हैं, उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर उनका सरकारी तंत्र में प्रतिनिधित्व इसलिए दिया जाता है उनको आरक्षण, ताकि उनको सरकारी तंत्र में या सरकारी सत्ता में प्रतिनिधित्व मिल सके, यानी कि उनको वो भी जो देश की सरकार की शक्ति है उसमें वो भी हिस्सेदार बन सके। बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे? हमारी वर्कशीट में भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे? बेल्जियम में फ्रांसीसी समुदाय अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित हैं। बेल्जियम में जो फ्रांसीसी समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आपको भी पता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं और ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। फ्रांसीसी समुदाय की सरकार में भागीदारी अधिक है। बेल्जियम के अंदर जो फ्रांसीसी समुदाय है, चाहे वो अल्पसंख्यक थे, लेकिन फिर भी सरकार में उनकी भागीदारी ज़्यादा थी। इसके कारण उनको सरकार का सहारा भी मिलता था, इसलिए भी वो ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली बन गए होंगे। फ्रांसीसी
फ्रांसीसी समुदाय के पास जमीन आदि अधिक संसाधन उपलब्ध। और जो फ्रांसीसी समुदाय था बेल्जियम में, उसके पास जमीन आदि अधिक संसाधन भी उपलब्ध थे, जिसके कारण वो समृद्ध और शक्तिशाली था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं? दबाव समूह और हित समूह सत्ता में अपनी साझेदारी कैसे करते हैं? दबाव समूह और हित समूह अपनी मांगे मनवाने के लिए धरने और प्रदर्शन आदि करके सरकार पर दबाव डालते हैं और इस तरीके से वे सत्ता में साझेदारी करते हैं। दबाव समूह और हित समूह क्या होते हैं? वो लोग जिनकी कुछ मांगे होती हैं, तो जो अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए धरने और प्रदर्शन करते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं कि वो उनकी मांग को पूरा कर दे। इस तरीके से मतलब सरकार के ऊपर दबाव डालकर वो सत्ता में साझेदारी करते हैं। कई बार सरकार गलत निर्णय ले लेती है, तो हित समूह और दबाव समूह धरना प्रदर्शन करके सरकार को अपना निर्णय बदलने के लिए मजबूर करते हैं। तो इस तरीके से भी वह सत्ता में साझे, जैसे आजकल किसान लोग हैं जो अब MSP पे वो बना है, कानून है, उसको बदलने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी हित समूह या दबाव समूह के रूप में काम कर रहे हैं। और इस उनका जो भी कानून सिर्फ किसानों के लिए बना है, वो उनको गलत लग रहा है और वो किसान धरना देकर सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस कानून को बदल दें, और इस तरीके से किसान सत्ता में साझेदारी कर रहे हैं। हित समूह और दबाव समूह आम लोगों की समस्या को सरकार तक पहुंचाकर भी लोगों की भी सत्ता में साझेदारी करवाते हैं। कई बार जब जिन लोगों की प्रॉब्लम होती है, जब वो अपनी प्रॉब्लम के लिए नहीं लड़ पाते, तो कुछ दूसरे लोग जब हित समूह या दबाव समूह के रूप में सरकार से उस समस्या का सल्यूशन करवाकर उन जिन लोगों की वो समस्या होती है, उनकी भी सत्ता में साझेदारी करवाते हैं। शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है। ये चौथा क्वेश्चन क्या है? शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो शक्तियों के बंटवारे से, जैसे आपके घर में भी जब आप 3-4 बहन भाई हैं, अगर आपके माँ बाप जो भी आपके घर में बनता है, खाने को बनता है या कुछ भी देते हैं, अगर वो आप चारों में अच्छी तरीके से बांट देते हैं, तो क्या होता है, तो आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते और घर में शांति बनी रहती है। इसी तरीके से देश में भी अगर शक्तियों का बंटवारा सभी जातियों, धर्मों और समूहों में एक समान होता है, तो देश के अंदर भी शांति बनी रहती है। लोग ज़्यादा जब उनको लगता है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, तो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है। जब किसी देश के अंदर शक्तियों का बंटवारा या सत्ता की साझेदारी होती है, तो लोग खुश होते हैं, देश के अंदर शांति होती है। जब लोग खुश होते हैं, देश के अंदर शांति होती है, तो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और देश को विकास की तरफ ले जाते हैं। शक्तियों के बंटवारे के कारण देश में आपसी झगड़े, दंगे और सामाजिक तनाव इत्यादि की संभावना कम हो जाती है। जब सभी लोगों को उनके अधिकार मिल जाते हैं, उनको स्वतंत्रता समान रूप से मिल जाती है, समान रूप से अधिकार मिल जाते हैं, तो लोग खुश रहते हैं, शांति बनाए रखते हैं, तो और एक होकर रहते हैं। और फिर जो आपसी झगड़े, दंगे और सामाजिक तनाव होते हैं, उनकी संभावना कम हो जाती है और इस तरीके से देश शक्तिशाली बनता है। अगर देश के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो देश शक्तिशाली बनता है और एकता बढ़ती है। शक्तियों के बंटवारे से देश में शांति बढ़ती है और देश का विकास ज़्यादा होता है। शक्तियों के बंटवारे के कारण पूरे देश का एक समान विकास संभव हो पाता है। जब सारे लोगों को हर चीज़ समान रूप से मिलती है, तो वो खुश रहते हैं, एक होकर रहते हैं, उनके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो इस तरीके से जिस देश के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लोग एक होकर रहते हैं, तो देश शक्तिशाली बनता है और देश के अंदर ज़्यादा विकास हो पाता है। सत्ता के बंटवारे के कारण जब भेदभाव नहीं होता, तो देश में एकता की भावना भी बढ़ती है। जब सबको एक समान मिल रहा है सब कुछ, तो
देश के अंदर और किसी के साथ भेदभाव नहीं होता तो लोगों के अंदर एकता की भावना बढ़ती है और देश तरक्की करता है। लोकतंत्र का अर्थ जनता का। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 उपायों की चर्चा की गई। तो केंद्र उन्होंने क्या करा था बेल्जियम में, आपको भी पता है कि वहाँ पर भी 3 तरीके के लोग रहते थे। डच रहते थे, फ्रेंच रहते थे, जर्मन रहते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर शांति बनी हुई थी। वो वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बेल्जियम में होता था। और ये जो बेल्जियम था वो पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बना था। तो ऐसा मतलब वहाँ पर अलग अलग समुदाय रहते हुए भी कैसे शांति बनी थी वो देखते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम द्वारा अपनाए गए उन्होंने 4 संशोधन किए थे अपने संविधान में। उनमें से ये देखते हैं क्या क्या किया था उन्होंने अपने देश के अंदर क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए। पहला काम किया था उन्होंने केंद्र सरकार से बहुत सारी शक्तियां लेकर राज्य सरकारों को दे दी थी। दूसरा, केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषा और डच भाषा के मंत्रियों की एक समान संख्या निश्चित कर दी थी। बेल्जियम में सभी समुदायों के लिए अलग से सामुदायिक सरकार का गठन किया गया था। सारे समुदायों की संस्कृति और भाषा का विकास करने के लिए बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बना दी गई थी। केंद्र सरकार से कुछ शक्तियां लेकर राज्य सरकारों को दे दी गई थी। केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों को एक समान संख्या निश्चित कर दी। केंद्र सरकार में जो मंत्री होते थे उसमें फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई थी। इस तरीके से क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम ने उपाय किए थे। बहुसंख्यावाद ने श्रीलंकाई तमिलों में अलगाववाद की भावना को बढ़ा दिया। व्याख्या कीजिए। जो बहुसंख्यावाद किसका था? सिंहली लोगों का। जब बहुसंख्यावाद अपना दबदबा या प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है तो उसे बहुसंख्यावाद कहते हैं। वो लोग जो एक ही जाति के होते हैं और जिनकी किसी देश के अंदर ज़्यादा जनसंख्या होती है, जब वो उन लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं जो अल्पसंख्यक होते हैं तो बहुसंख्यावाद कहलाते हैं वो। जब सिंहलियों ने बहुसंख्यावाद के आधार पर सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था, तमिल भाषा को दरकिनार करके और सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालय की नौकरियों में सिंहली लोगों को प्राथमिकता दी थी और एक कानून के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, तो तमिल लोगों को श्रीलंका में बेगानापन महसूस हो रहा था और उनको लगता था कि जैसे कि वह सिंहली लोगों से अलग हों और श्रीलंका उनका अपना देश ना हो। इससे सिद्ध हो जाता है कि वहाँ श्रीलंका में बहुसंख्यावाद ने तमिल को में अलगाववाद की भावना को बढ़ा दिया था। जो भी वहाँ पे बहुसंख्यावाद के जो लोग थे सिंहली, उन्होंने जो जो काम किए थे, जैसे कि अपनी भाषा को सिंहलियों ने राजभाषा घोषित कर दिया था, तमिल की भाषा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया था। जो वहाँ सरकारी नौकरी और विश्वविद्यालय में जो नौकरियाँ होती थी उसमें ओनली सिंहली लोगों को प्राथमिकता दी थी। तमिल लोगों के बारे में कुछ व्यवस्था नहीं की थी। वो अपने सिंहली लोगों ने अपने बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के लिए या रक्षा करने के लिए एक कानून बना दिया था, लेकिन तमिल लोगों के धर्म की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण तमिल लोगों को श्रीलंका में बेगानापन महसूस लग रहा था और उनको लग रहा था कि जैसे श्रीलंका उनका अपना देश नहीं है। इस तरीके से सिंहली बहुसंख्यक जो लोग थे उन्होंने तमिल अल्पसंख्यक लोगों के अंदर अलगाववाद की भावना को बढ़ावा दे दिया था। अब हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन कौन सा है। 7वां 6वां पढ़ लिया बहुसंख्यावाद वाला, और अब पढ़ते हैं 7वां। उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया।
उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा श्रीलंका और बेल्जियम ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया था। तो क्या था, बेल्जियम में क्या हुआ था कि बेल्जियम में भी 3 जातियों और धर्मों के लोग रहते थे, लेकिन बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने सांस्कृतिक विविधता का सामना करने के लिए सत्ता की साझेदारी को अपनाया। केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर राज्य सरकार को दे दी, सामुदायिक सरकार का गठन किया। और जो श्रीलंका था वहाँ पे क्या करा था, सिंहली लोग ज़्यादा थे, तो सिंहली लोगों ने क्या किया था, उन्होंने अपनी सिंहलियों ने अपनी भाषा, सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था। तमिलों की भाषा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। और इन्होंने जो सिंहली लोग थे उन्होंने सिंहली सरकारी और विश्वविद्यालय की नौकरियों में सिंहली लोगों को प्राथमिकता दी थी। तमिल लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण तमिल लोगों के अंदर गुस्सा था। और वहाँ पे तमिलों और सिंहलियों के बीच में इतना गुस्सा बढ़ गया कि वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को श्रीलंका को छोड़कर जाना पड़ा था। 8वां क्वेश्चन, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। लोकतंत्र में सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी की जाती है। लोकतंत्र में तो सब लोगों को समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकार दिए जाते हैं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब सत्ता की साझेदारी की जाती है। लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों को अपनी मांगे और मुद्दे उठाने की आज़ादी होती है। एक तो ये इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी कहाँ होती है, लोकतंत्र में होती है। तो लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों को अपनी मांगे और मुद्दे उठाने की आज़ादी होती है। ये सही है कि हाँ, सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी की जाती है। विभिन्न सामाजिक समूह अपने हित समूह या दबाव समूह बना सकते हैं, ताकि अगर विभिन्न जो सामाजिक समूह होते हैं वो अपना हित समूह या दबाव समूह बना सकते हैं। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो उनके विरुद्ध जाता है, तो वो सरकार के ऊपर दबाव डालकर उस कानून को बदलने के लिए भी सरकार को के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। लोकतंत्र में सरकारों को भी हित समूह या दबाव समूह की तरफ ध्यान देना होता है। ये चीज जो क्वेश्चन पूछा गया कि भिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी होती है, ये कहाँ होती है, ये तो लोकतंत्र में हो सकती है, राजतंत्र में तो नहीं हो सकती। तो जो लोकतंत्र होता है उसमें जो विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं वो अपनी मांगे और मुद्दे भी उठा सकते हैं। वो अपने हित समूह और दबाव समूह भी बना सकते हैं। और जो सरकार होती है उसको भी इन दबाव समूहों और हित समूहों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। ये ओनली लोकतंत्र में होता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है। चारों उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। ये जो लोकतंत्र होता है, ये लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जिसके लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। लोकतंत्र लोगों का शासन होता है और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। लोकतंत्र में समानता सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में समानता का अधिकार भी सबको प्राप्त होता है। समानता का अधिकार तब मिलेगा जब सब में शक्ति का बंटवारा बराबर होगा। लोकतंत्र में एक समान विकास के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। लोकतंत्र में एक समान विकास के लिए, अगर लोकतंत्र में क्या होता है, सबको समान अधिकार मिलते हैं, स्वतंत्रता मिलती है, तो अगर विकास भी होता है लोगों का, तो वो भी विकास भी सभी लोगों का एक समान होता है। तो अगर एक समान हमने सभी नागरिकों का वो करना है, विकास करना, तो उसके लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। लोकतांत्रिक सरकार में सबको एक समान अधिकार देने तथा न्याय के लिए भी लोकतांत्रिक सरकार में सभी को एक समान अधिकार दिए जाते हैं और न्याय भी दिया जाता है। तो इसके लिए तभी संभव है
लोकतांत्रिक सरकार में सभी लोगों को एक समान अधिकार और न्याय देना तभी संभव हो सकता है अगर सत्ता की साझेदारी होगी। तो लोकतंत्र में लोगों को एक समान अधिकार देने और न्याय देने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। 10वां क्वेश्चन है, बेल्जियम ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया? तो बेल्जियम में 3 जातियों के लोग थे, तो अगर वो मतलब कुछ वहाँ पर 4 संशोधन ना होते संविधान में तो उसका भी हाल श्रीलंका जैसा हो जाता। जैसे कि वहाँ पर बहुत संख्यक सिंधियों ने तमिल लोगों के साथ भेदभाव किया था, लेकिन बेल्जियम के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, सबको उनके अधिकार दिए। तो और वहाँ पर बेल्जियम गृह युद्ध होने से बच गया। क्या करा था बेल्जियम ने? जातीय समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार से जो शक्तियां लेकर, कुछ बहुत सारी शक्तियां लेकर राज्य सरकार को दे दी थी, और केंद्र सरकार थी उसमें फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की एक समान संख्या निश्चित कर दी थी। राजधानी ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच और डच भाषी जो मंत्री थे, भाषी डच भाषी और डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या एक समान कर दी थी। केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषी और डच मंत्रियों की संख्या एक कर दी थी, और राजधानी ब्रुसेल्स में भी सरकार में फ्रांसीसी और डच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या एक समान कर दी थी। देश में सभी समुदायों के लिए अलग से सामुदायिक सरकार का गठन किया था, ताकि अलग अलग समुदायों की संस्कृति का विकास हो सके। इस तरीके से बेल्जियम ने अपनी जो अलग अलग 3 जातियों की समस्याएं थी, वो ये 4 उपाय करके या 4 संशोधन करके संविधान में अपनी जातीय समस्या का समाधान कर लिया था। केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर राज्य सरकार को दी थी। केंद्र सरकार में फ्रेंच बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या एक समान कर दी थी। राजधानी ब्रुसेल्स में भी की जो सरकार थी उसमें भी फ्रांसीसी भाषा और डच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या एक समान कर दी गई थी। देश में सभी समुदायों के लिए सामुदायिक सरकार बना दी थी। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? कि लोगों का शासन। उत्तर, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है लोग ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जहाँ लोगों का शासन। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत लोगों का शासन या लोग ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा? राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार उभरा। सत्ता में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सत्ता की साझेदारी का विचार उभरा। एक तो पहले ये लोग मानते थे कि सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, तो इस धारणा के विरुद्ध भी सत्ता की साझेदारी का विचार उभरा। एक लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है, तो सत्ता में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी सत्ता की साझेदारी का विचार उभरा। तब त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। क्या आप इस कथन से सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। जो आपको भी पता है कि लोकतंत्र के अंदर काफी विचार विमर्श के बाद कोई फैसला लिया जाता है, लेकिन देर जरूर लगती है फैसला लेने में, लेकिन जो फैसला आता है वो दुरुस्त आता है, बेहतर फैसला आता है। तो ये सही है कि लोकतंत्र के अंदर तुरंत फैसले निर्णय नहीं लिए जा सकते, ना ही उनको लागू किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर फैसले लेने के लिए या निर्णय लेने के लिए बहुत सारे लोग और संस्थाएं शामिल होती हैं, लेकिन जो बहुत सारे लोगों और संस्थाओं के द्वारा विचार विमर्श के बाद देर में फैसला लिया जाता है, वो बेहतर होता है, बहुत अच्छा फैसला होता है। उत्तर ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। हमने ये भी कर लिया कि कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी ओनली लोकतंत्र में होती है।
वो हमने पढ़ लिया। सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र की भावना, ये भी पढ़ लिया। बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान, ये भी पढ़ लिया। अब ये पैराग्राफ है, हमने ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लिया। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत लोगों का शासन है, या फिर लोग ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत होते हैं। सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा? एक तो पहले सोचते थे लोग कि सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाता, इस धारणा के विरुद्ध एक लोगों को सत्ता में साझेदार बनाने के लिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तब त्वरित निर्णय लेना, लोकतंत्र के अंदर हमने अभी पढ़ा कि लोकतंत्र के अंदर तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं, ना ही उनको लागू किया जा सकता है। क्या आप इस कथन, हाँ इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सारे लोग और संस्थाएं मिलकर विचार विमर्श के बाद निर्णय लेती हैं, और जो समय लगाकर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिए जाते हैं लोकतंत्र में, और वो बेहतर, लेकिन देर लगती है निर्णय लेने में, लेकिन बेहतर निर्णय आते हैं। ये इस वाले पैराग्राफ का हमने संक्षिप्त अनुच्छेद लिखना है। इसके ऊपर लिखते हैं, प्राचीन समय में ये धारणा थी कि शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। ये आपको भी पता, तभी तो एक राजा होता था। पुराने समय में लोग ये सोचते थे कि जो शक्तियाँ वो एक हाथ में होंगी तो तुरंत निर्णय लिए जा सकेंगे, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं अधिक हैं। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है जनता का शासन, इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आप लोग इसको अच्छी तरीके से सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में लिख लेना।